नमस्कार। मैं प्रोफेसर एम शाह उम्मीद हिंदी विभाग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से पाठ्यक्रम शोध प्रविधि एवं कंप्यूटर प्रायोगिकी सप्ताह 10 व्याख्यान संख्या 48 कॉपीराइट और प्रकाशन कानून। इस पर हम देखें कि कॉपीराइट और प्रकाशन कानून क्या है, कॉपीराइट क्या है और प्रकाशन कानून। तो कॉपीराइट का अर्थ क्या है? कॉपीराइट का अर्थ है कि एक कानूनी ढांचा है जो रचनाकारों के लिए उनके मूल कार्यों पर विशेष अधिकार प्रदान करता है। जैसे साहित्य है, संगीत है, कला है, सॉफ्टवेयर है, तो उनका एक मौलिक काम है, उनका मूल काम है। तो उस मूल काम को सुरक्षित रखता है कि ताकि दूसरे उसकी नकल ना कर दे और वो उसको बाजार में बेच ना दें या उसका वो प्रयोग करने ना दें। तो एक रचनाकार को ये नियंत्रित करने की अनुमति देता है कि उनके कार्य का उपयोग, वितरण और पुनरुत्पादन कैसे किया जाए। तो अब जिसके पास कॉपीराइट होती है तो वो उसका मालिक होता है, तो वो उसका उपयोग कैसे कर सकता है, उसका वितरण कैसे कर सकता है, उसका पुनरुत्पादन कैसे कर सकता है, दोबारा उसको जो है एक और नकल निकालना है। तो मौलिक रूप से कॉपीराइट वो अधिकार है जो किसी कार्य की पुनरुत्पादन, वितरण और सार्वजनिक प्रदर्शन को अधिकृत या प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। तो अब जैसे मैं कुछ उपन्यास लिखा हूँ, एक उपन्यास लिखा हूँ, समझिए एक उपन्यास लिखा हूँ, वो उपन्यास मैंने उसको प्रकाशित किया। मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिन बाद जो है कोई और जो है उसी उपन्यास को अपने नाम से प्रकाशित कर रहे हैं। तो अब मेरा मौलिक है, अब इसमें मौलिक अधिकार किसका है? इसलिए अगर मैं कॉपीराइट कर देता हूँ तो वो उसका प्रयोग नहीं करें, और वो करेंगे तो फिर उस कानूनी कार्रवाई की जाए। भारत में कॉपीराइट सुरक्षा रचनाकारों के जीवन काल उसके बाद 60 वर्षों तक रहती है, जिससे इस अवधि में उनके कार्य के उपयोग पर नियंत्रण प्राप्त होता है। तो अब मैं अच्छा, अब कब तक आप उस पर अधिकार रखते हैं, मतलब हाँ ठीक है, अब वो कोई और जो है उसको प्रकाशित करना चाहता है तो मेरी स्वीकृति के साथ अगर मैं स्वीकार करता हूँ कि ठीक है आप प्रकाशित कर दीजिए, तो ठीक है, मान सकते हैं। और वो और उसको जो है वो 60 वर्ष तक कोई भी प्रकाशक जो है मुझसे पूछकर ही उसका उसका प्रकाशन करेगा। 60 वर्ष के बाद कोई भी प्रकाशन मेरे नाम वाला जो उपन्यास है जो मेरे नाम से है वो कई बार चाहे जितनी बार उतनी कर सकता है। तो अब कॉपीराइट के प्रकार है। भारत में कॉपीराइट योग्य कृतियों के प्रकार है, जैसे साहित्य कृतियां। अब साहित्य कृतियों को ले लें, जैसे उपन्यास हैं, कविताएं हैं, लिपियां हैं, आलेख हैं, निबंध हैं, ये सब इसमें शामिल हैं। तो हाँ, ब्लॉग पोस्ट भी शामिल है। ब्लॉग पोस्ट क्या है? जो वेबसाइट में, वेब पेज पर वो ब्लॉग में छापते हैं। तो हालांकि ये विचार शीर्षकों, छोटे वाक्यांशों और तथ्यों तक नहीं फैलता, मूल तत्व सामग्री की अभिव्यक्ति का व्यवस्था में मौलिकता होती है। जैसे आप एक लाइन, एक छोटा सा वाक्य लिखे हैं, उस पर नहीं हो सकता। एक आप एक मूल कृति, एक बहुत बड़ा विचार को आपने बताया है, या कई पन्नों का कुछ आपने बनाया है, तो वहाँ ये बैठता है। जबकि अन्य लोग सामान्य विषय पर लिखते हैं, जैसे कॉपीराइट निर्माता के अनूठी अभिव्यक्ति पर विशेष अधिकार सुनिश्चित है। हाँ, तो अब जैसे शेर शायरी पर अगर आप बात करें, सिर्फ 2 लाइन का शेर है तो ये मिर्जा गालिब का है या मीर का है, तो वो भी कॉपीराइट जैसी ही है। ठीक है, उसको हम प्रयोग नहीं कर सकते, अपने नाम से नहीं बोल सकते आप। ठीक है, तो अगर आप अपने नाम से बोलेंगे तो फिर वो ऐसा हो जाएगा कि जैसे आपने उसकी कॉपीराइट ले ली। ठीक है, दूसरा जो है कलात्मक कृतियां, जैसे पेंटिंग है, मूर्तियां हैं, फोटोग्राफ हैं, चित्र हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग है और कलात्मक कृतियां हैं, वो कॉपीराइट द्वारा सुरक्षित होती हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इंटरनेट से आप कोई भी चित्र को निकालकर आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते। आप उनके लिए एक सुरक्षित एक जगह दी जाती है कि यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, बाकी आप कॉपी नहीं कर सकते। उन चित्रों को आप नहीं कॉपी कर सकते जो चित्र नहीं है, जिसमें कॉपीराइट अधिकार है। तो उसके लिए गूगल में उसके लिए अलग से दे दिया गया है कि उन चीज़ों को आप ले सकते। तो यहाँ भी इस व्याख्यान के लिए भी अगर मैं प्रयोग कर रहा हूँ तो वहाँ भी मुझे उन पर ध्यान देना है कि उनके चित्र मैं लूँ या ना लूँ। ठीक है, लेकिन गूगल में एक वेब है, ऐप है, या एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे उससे हम ले सकते हैं, वहाँ वो उनको देते हैं जो मुफ्त में देते हैं। संगीतात्मक कृति, जैसे कोई भी संगीत हो या धुन हो या एक ऐसा रिकॉर्डिंग हो, अब वो धुन, उस धुन का उसका उस जैसे बहुत सारे गीत हैं, अब गीत का एक धुन है, वो धुन का भी कॉपीराइट होता है। ठीक है,
सिनेमा फोटोग्राफी कृतियाँ, जैसे एक पूरी मूवी है, एक पटकथा है, एक ड्रामा है, नाटक है, कोई जो आप दृश्य देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, तो इसका भी कॉपीराइट कुल उसको भी होता है। जैसे फिल्म है तो वो फिल्म का भी कॉपीराइट, जैसे कोई भी आपकी फिल्म, आपने कई लाखों रुपए लगा के एक फिल्म तैयार की, एक मूवी तैयार किया, वो अपने नाम से छपवा के उससे पैसे ले रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, तो वहाँ भी कॉपीराइट है। चरल आर्किटेक्चरल क्या है, जैसे इमारतें डिजाइनिंग है, आर्किटेक्ट है, तो वो आर्किटेक्ट का डिजाइन है, उसका मॉडल है, उस पर भी जो है कॉपीराइट है, कॉपीराइट का अधिकार होता है। अब जैसे सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पर भी है, जैसे अभी हम माइक्रोसॉफ्ट में चला रहे हैं इसको, और गूगल की सहायता से लेके चला रहे हैं, तो उस सॉफ्टवेयर का भी अधिकार है कि इसका लाइसेंस और ये चीज़ें हमें खरीदनी पड़ती है, हम उसको नहीं चला सकते, तो वहाँ पे कहते हैं कि पायरेटेड वाली चीज़ होती है, तो वहाँ पे उसकी सज़ा हो सकती है या उसका जुर्माना हो सकता है। और डेटाबेस है, डेटाबेस जैसे आपने कुछ डेटाबेस इकट्ठा किया, जैसे सर्वेक्षण किया, सर्वेक्षण से बाद आपने कुछ डेटाबेस कलेक्ट किया, उस डेटाबेस को आप रखे हुए, तो वो जो डेटाबेस है वो उसके संरक्षण करना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए, नहीं तो फिर वो प्रति दूसरों के नकल हो जाती है, तो वहाँ भी जो है कॉपीराइट है। तो जब हम इतना बात कर चुके हैं तो हम देखें अब क्या अधिकार है। जैसे अभी कॉपीराइट है, मेरा कॉपीराइट है, उसका मैं मालिक हूँ, मेरी कृति है, मेरी कृति का मैं मालिक हूँ, तो अब जो मालिक का जो अधिकार है वो क्या है। अगर हम बात करें तो जो है आर्थिक अधिकार, आर्थिक अधिकार है कि कॉपीराइट धारक को अपने काम का अधिकतम आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार होता है, जिसमें उसे वो उसका वितरण करेगा, उसके या उसके अनुकूलन जो अधिकार, उसके जो भी उसका उसे जो वो लोगों तक पहुंचाने के लिए जो भी वो प्रयत्न करेगा, लोग जैसे भी उसको खरीदेंगे, तो उसका आर्थिक अधिकार होता है। दूसरा नैतिक अधिकार होता है, जैसे मॉरल है, आर्थिक अधिकार के साथ उसका नैतिक अधिकार भी होता है, जो उस अधिकार में जो है वो, जैसे मेरे पिता का है पितृत्व अधिकार है, और वो जो है वो दूसरा कोई छाप दिया, तो आप दावा कर सकते हैं कि इसका श्रेय ये मुझे जाना चाहिए क्योंकि ये मेरे फादर की है, पिता की है। और उसको जो है अखंडता का अधिकार भी है, जैसे किसी भी बदलाव को रोकने और लेखे के, अब उसमें थोड़ा सा नुकसान, कुछ परिवर्तन करके उसको प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी वहां पे भी जो है उससे नुकसान हो रहा है मूल कृति में। वापसी का अधिकार, जहां पे जो कृति प्रकाशित हो चुकी है उसका वापस लेने का भी अधिकार है। अब जहां पे कह रहे हैं कि भाई ये मेरी है, ये इसमें जो मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिला, तो आप इसको वापस करिए। तो इन सब के जो है वो मूल लेखक या उसके जो मालिक है वही उसको उसका प्रयोग कर सकते हैं, जब उसका कॉपीराइट हुआ हो, अधिकार दिया गया हो। कॉपीराइट एक महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा है। तो अब इसमें क्या है कि आप किसी भी चीज को जो आपने उसको रचा है या उसको आपने क्रिएट किया है, उसको सृजन किया है, तो उस पर आप कॉपीराइट करवा सकते हैं। और जैसे कोई मॉडल हो, कोई मशीन हो, तो उस मशीन को आपने बनाया, वो मशीन इस तरह से काम करती है, तो उसको कॉपीराइट करेंगे और उसको रजिस्टर कर देंगे ताकि जो है कोई और उसको कॉपी ना करे, और वो बाजार में आपके अनुमति के बगैर नहीं बिक सकती। तो किसी भी चीज़ का कॉपीराइट कर सकते हैं। तो भारत में कॉपीराइट का कानून ढांचा क्या है। अब भारत में कॉपीराइट का अधिकार देखिए पूरे विश्व में है कॉपीराइट का अधिकार। तो अब भारत में क्या है, तो 1957 का कॉपीराइट अधिनियम साथ ही 2013 की कॉपीराइट नियमावली भारत में कॉपीराइट सुरक्षा को नियंत्रित करती है। ये कानून कॉपीराइट पंजीकरण, प्रवर्तन और उल्लंघन संबंधी दंडों के लिए एक कानून ढांचा बनाया है। तो यहाँ पे है कि जो है कॉपीराइट है उसका सुरक्षा करना है, तो उसका रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे, पंजीकरण कैसे करेंगे, प्रवर्तन उसको कैसे उसको सुरक्षित रखेंगे, और उसका उल्लंघन या उसको जब उस कॉपीराइट को जो है उसका उल्लंघन किया गया हो तो उसमें किस प्रकार के दंड होने चाहिए। ठीक है, तो ये TRI ट्रिप्स समझौता और VIPO कॉपीराइट संधि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधि के साथ सामंजस्य स्थापित किया है। तो ये बॉन कन्वेंशनल ट्रिप्स और VIPO इनसे समझौता करके ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, जैसे आपका एक कोई जैसे उपन्यास ही हमारा है,
हमारा उपन्यास है, तो वो उपन्यास जब मैंने उसको क्रिएट किया या हिंदी साहित्यकार ने किसी ने भी इसको क्रिएट किया है, जैसे रामदास मिश्र का उपन्यास है, वो अंग्रेजी में छप गया किसी और के नाम से, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो अंतर्राष्ट्रीय हमारी संधि भी होनी चाहिए जिससे भारत के कॉपीराइट को विश्व स्तर पर मान्यता मिले और वर्षों के दौरान जो है वो उसको सुरक्षित रखा गया है। भारत सरकार ने कॉपीराइट कानून में तकनीकी प्रगति और डिजिटल सामग्री के प्रसार के अनुसार संशोधन किया है। 2012 के संशोधन में डिजिटल युग के लिए प्रावधान पेश किया है जिससे लेखकों के लिए मजबूत सुरक्षा, रचनाकारों के लिए उचित मुआवजा और पायरेसी के लिए सख्त दंड सुनिश्चित किया गया है। तो सामग्री की डिजिटलीकरण और ये आई जनित कार्यों में वृद्धि के साथ कॉपीराइट कानून आधुनिक व्यवसायों और रचनाकारों पेशेवरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लगातार विकसित हो रही है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर कोई कॉपीराइट कर लेता है तो उसकी एक तो पहले उसकी मजबूत सुरक्षा रखा है कि जिसको आप कॉपी नहीं कर सकते, जिसकी आप नकल नहीं कर सकते। दूसरा जो है रचनाकार जो है उसका उचित मुआवजा लेगा। अगर कोई उसको चुरा लिया है और उसको बेच दिया अपने नाम से तो उसे मुआवजा लेगा और उसके लिए सख्त दंड लेगा। जैसे पायरेसी हम कहेंगे, जो सॉफ्टवेयर में हो जाता है कि पायरेसी हो जाता है, उसको लेते हैं उस सॉफ्टवेयर को बेच देते हैं, तो जो नकल बेच देते हैं तो उसके लिए दंड होता है। तो आज का युग जो है वो तो डिजिटल में ये टेक्नोलॉजी आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी आ गई है आजकल। तो ये सुनिश्चित करता है कि आपका जो भी विषय है वो कहीं दूसरे ने उसको नकल ना की हो, ठीक है, और उसको सुरक्षित रखता है। उसके लिए लगातार विकास किया जा रहा है कि किस तरह से इन सब चीज़ों को आप सुरक्षित रखें। तो इस पर हम और विस्तार से व्याख्यान प्लेजरिज्म है, जो प्लेजरिज्म पर हम बात करेंगे, वो एक अलग से ही मैंने साहित्यिक चोरी को अलग से रखा है, एक हफ्ते का व्याख्यान, उसमें हम देखेंगे। तो कॉपीराइट और कानूनी सुरक्षा को समझना है तो हम यहाँ पे हम समझेंगे कि कॉपीराइट एक वैधानिक अधिकार है जो व्यक्तियों और व्यवसायों को उनके मौलिक कार्य की सुरक्षा करने के लिए प्रदान किया जाता है। कॉपीराइट अधिनियम की धारा 13 के तहत निम्नलिखित श्रेणियों में कार्य को सुरक्षित लगा सकता है। तो हालांकि कॉपीराइट सुरक्षा केवल विचार, प्रक्रिया, संचालन के तरीके, गणितीय अवधारणाएं या सरकारी अधिकारी दस्तावेज तक नहीं फैलती। सुरक्षित पाने के लिए किसी कृति को मूल होने चाहिए, अर्थात इसमें किसी न किसी हद तक रचनाकार और स्वतंत्र प्रयास शामिल होना चाहिए। तो अब इसके लिए पहला नियम क्या है? पहला नियम ये बताना चाहिए कि ये आप ही का है, इसके लिए एक दस्तावेज रहना जरूरी है। तो फिर आपकी जो भी विचार हैं, जो प्रक्रिया है, वो उसको पंजीकरण करके रखना चाहिए। जब वो दोनों रहेंगे तभी जाके आप कॉपीराइट के अधिकार पर जाएंगे। अगर आपने पंजीकरण नहीं किया है और आपने ये भी प्रमाण नहीं बताया कि आप ही का है, तो वहां पर ये लागू नहीं हो सकता। तो कॉपीराइट संरक्षण की अवधि क्या है? कॉपीराइट अधिनियम की धारा 22 के तहत कॉपीराइट संरक्षण 60 वर्ष तक लंबा होता है। संरक्षण की अवधि कार्य के प्रकार पर निर्भर करती है। जैसे व्यक्ति द्वारा निर्मित साहित्य, संगीत और कलात्मक कृतियों के लिए कॉपीराइट रचनाकार की मृत्यु के 60 वर्ष तक लागू होता है। तो 60 वर्ष तक उसको लागू करते हैं व्यक्तियों के द्वारा उसके कॉपीराइट की रचना उसकी मृत्यु के बाद। और कॉर्पोरेट संस्थाएं, सिनेमाटोग्राफी, फिल्में, ध्वनि रिकॉर्डिंग और सरकारी प्रकाश में कॉपीराइट सुरक्षित वर्ष 60 वर्ष तक लागू होता है। तो अब देखिए, आप कहीं आपने कोई धुन चला दिया है लेकिन वहां से आपने उसका अधिकार नहीं लिया है, तो जो कंपनी जिसको पब्लिश की है, जैसे अभी आप रिकॉर्डों में देखें कि टी सीरीज है, टी सीरीज का रिकॉर्डिंग है, तो टी सीरीज का रिकॉर्डिंग है, उससे आपको कॉपीराइट लेना चाहिए अगर उसको आप प्रयोग कर रहे हैं कहीं। तो ये जो है ये 60 वर्ष तक उसको लागू होता है कि आप उसको कहीं प्रयोग नहीं कर सकते, 60 वर्ष के बाद आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। ये मैं कह रहा हूँ जहाँ पे व्यवसाय, जैसे आप तो सुनने के लिए है तो ठीक है, आप उसका प्रयोग कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आप उससे पैसे कमा रहे हैं या आप उसको कहीं अपनी अपनी मौलिकता के लिए आप बता रहे हैं कि ये मेरा भी है, जहाँ पे आपका नाम लिख कर आ जाए, तो वहाँ ये जो है कॉपीराइट कानून लागू हो जाता है। ये सुनिश्चित करता है कि लेखक और उनके कानूनी उत्तराधिकारी उनके कार्य से उनके जीवन काल के बाद भी लाभान्वित हो सकें, जबकि व्यवसाय और कंपनी अपनी बौद्धिक संपत्ति को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। अब क्यों रखा गया, क्यों रखा है? जैसे अभी उदाहरण के लिए अब देखें कि जैसे प्रेमचंद जी ने बहुत सारी कहानियां और उपन्यास लिखा, साहित्य उनका समृद्ध है। तो अब जब उन्होंने लिखा है तो ये चीज उनके संतान को भी जाता है
तो 60 वर्ष तक, उनकी मृत्यु के बाद 60 वर्ष तक उसका लाभ उनको मिलता है। व्यावसायिक कंपनियों में भी ऐसा है कि जो उसने बहुत मुश्किल से पैसे खर्च करके कोई टेक्नोलॉजी उसने निकाली है और उसको बेच रहा है, जैसे कोई मोटर पंप है या कोई डिज़ाइन है, कोई ऐसी चीज़ है जो मशीन है, तो वो उसके लिए सुरक्षित रहता है ताकि उस कंपनी की उस संपत्ति के लाभ उठा सके। कॉपीराइट द्वारा प्रदत्त अधिकार, कॉपीराइट के मालिक को उनके कार्य पर विशिष्ट अधिकार प्राप्त होता है। जैसे कॉपीराइट एक्ट की धारा 14 और 16 में उल्लिखित है कि इन धाराओं में शामिल है किसी भी रूप में कार्य को पुनः प्रस्तुत, प्रकाशित या वितरण करने का अधिकार होता है। अब क्या क्या अधिकार है, जैसे मैं उसका मालिक हूं, मैंने पंजीकृत कर दिया, तो मैं उस पर क्या अधिकार रख सकता हूं, तो उसको जो है प्रकाशित या वितरण का अधिकार करने का अधिकार है, या उसको पुनः प्रस्तुत करने का अधिकार है, तो प्रदर्शित करने का अधिकार है, तो उसको हम प्रदर्शन कर सकते हैं, और अनुकूलन, अनुवाद या संशोधन बनाने का अधिकार है। अब बात यह है कि अब एक कृति है, उस कृति को मैंने लिख दिया और मैं लिख दिया, उसका मालिक हूं, लेकिन उसको अंग्रेजी में, हिंदी में लिखा है, उसको अंग्रेजी में उसका अनुवाद करके किसी और ने अपने नाम से बेच दिया, ऐसा नहीं हो सकता। उसका अनुवाद पर भी मेरा अधिकार है कि वो जितनी भी भाषाएं में है उतनी भाषाओं में उसका अनुवाद होना चाहिए। तो व्यवसायिक उपयोग के लिए कार्य को सौंपना या लाइसेंस देने का अधिकार, जिसमें रॉयल्टी समझौता शामिल है। अब ये क्या है, इसमें ये भी है कि एक चीज रॉयल्टी है, ये मैं आगे के व्याख्यान में बताऊंगा रॉयल्टी क्या है। ये पैसा आता है, जिससे पैसा आपको, धन आपको राशि मिलती है, जो आपका जितना वितरण होता है उस वितरण में उसके खर्च जाके, प्रकाशक जो भी उसको प्रकाशित करता है उसके खर्च जाके आपको रॉयल्टी मिलती रहती है, जितना वो उत्पादन बिकता जाता है। जैसे मैंने एक किताब ले लिया, उस किताब को मैंने लिखा और उसको प्रकाशित किया, प्रकाशक ने उस किताब के बदले में मुझे पैसे दे दिए और उसने उसको प्रकाशित कर दिया, कॉपीराइट ले लिया। लेकिन जब जितनी भी प्रतियां बिकेंगी उसमें मुझे कुछ पैसा मिलेगा, वो रॉयल्टी है। सो अनाधिकृत उपयोग का प्रतिलिपि बनाओ या कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है। अगर कहीं कोई इसका हम पर वो कह रहा है कि ये मेरा है और वो उसमें कोई बदलाव करके वो उसको प्रस्तुत कर रहा है, तो वहां पे मेरा पूरा अधिकार रहता है कि मैं उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो व्यवसाय और कंपनियां अक्सर ब्रॉडिंग सामग्रियां, विपणन रणनीतियां, स्वामित्व वाली सॉफ्टवेयर, व्यवसायिक सामग्री, अन्य बहुत सारे संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए जो है वो कॉपीराइट का प्रयोग करते हैं। मजबूत कॉपीराइट सुरक्षा की हमें चाहिए, जिससे उसको सुरक्षित कर सके और वो व्यवसाय में हमारी संपत्ति के रूप में प्रयोग हो, जिसका किसी तरह का जो उसके मौलिकता में कोई नुकसान ना हो। तो ये इसके लिए एक उसका उद्देश्य से है। तो हम देखें अब भारत में कॉपीराइट का पंजीकरण इसको कैसे करें, भारत में कॉपीराइट को का पंजीकरण कैसे करें। जैसे हालांकि कॉपीराइट संरक्षण निर्माण के समय स्वतः लागू हो जाता है, कॉपीराइट अधिनियम की धारा 45 के तहत पंजीकृत कानूनी दावों को मजबूत करता है, विवाद की स्थिति में प्राथमिक साक्ष्य के रूप में कार्य करता है, पंजीकरण प्रक्रिया में शामिल है। नियत शुल्क के साथ कॉपीराइट कार्यालय में आवेदन दाखिल करता है। एक शुल्क होता है, उस शुल्क को आप देंगे और कॉपीराइट कार्यालय में जाएंगे और वहां पे आप आवेदन देंगे। तो कॉपीराइट रजिस्ट्री द्वारा परीक्षा और कॉपीराइट जर्नल पर प्रकाशित करेंगे, आप उसको रजिस्टर करेंगे और उससे जो प्रामाणिकता है उसको बताएंगे कि आप ही का है, जर्नल में प्रकाशित करके। और यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई आपत्ति नहीं उठ जाती तो पंजीकरण प्रमाण प्रदान किया जाता है। तो अब वो भी देखते हैं कि भाई कोई और ना आ जाए, बोले कि जैसे ये सर ये कविता मेरी है और मैंने इसको रजिस्टर किया, आप रजिस्टर कर दें, लेकिन वो कुछ समय लेते हैं उसको लेने के लिए, ताकि कोई और आकर ये ना बोल दें कि देखिए ये मेरी कविता है और इन्होंने इसको ले लिया है, तो ये चीज़ ना है। ठीक है, हालांकि अनिवार्य नहीं है। पंजीकरण कानून लाभ प्रदान करता है, विशेष रूप से न्यायालय में उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ अधिकारों को लागू करते समय व्यवसाय और कॉपीराइट संस्थाओं के लिए कॉपीराइट पंजीकरण अनुबंधों और अधिग्रहणों में सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है। तो अब ये क्यों है, अगर ऐसे करेंगे फिर जाके वो आप उसको वहाँ आप उस चीज़ को सुरक्षित रख सकते हैं और वो आपका प्रोडक्ट है या आपका उत्पादन है, ये आप बता सकते हैं। कॉपीराइट उल्लंघन के लिए कानूनी उपाय, कॉपीराइट उल्लंघन के लिए कानूनी उपाय है कि जैसे अधिनियम धारा 51 और 63 के तहत एक गंभीर
अपराध है। यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से कॉपीराइट कार्य का उपयोग करता है तो निम्नलिखित कानूनी उपयोग जैसे नगरीय उपाय, नाम निर्देश, अदालतों बिना अनुमति के उपयोग को रोकने के लिए रोक आदेश जारी कर सकती है। हानि या मुनाफा का हिसाब है, उल्लंघन के बाद हुई हानि को लिए और उसके लिए मुआवजा मांगेंगे। उल्लंघन करने वाली प्रतियां का जब्ती, तो पहले तो यह है कि उसको पहले रोकेंगे, अगर कोई कर रहा है वो बिक रहा है तो उस बिक्री को रोकेंगे। दूसरा, उससे जो आपको हानि हुई है और उसका मुआवजा लेंगे। तीसरा, और उन सब चीज़ों को आप जब्ती कर लेंगे और वो उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। आपराधिक उपचार जैसे कैद हो सकता है, 3 साल तक की कैद हो सकती है, जुर्माना हो सकता है जैसे 2 लाख तक, गंभीरता में 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। जब्त और विनाश, जो उल्लंघन वाली जो चीज़ है उसको जब्त करेंगे और उसको नष्ट भी करेंगे। तो वैकल्पिक विवाद समाधान, तो मध्यस्थ और कॉपीराइट विवाद के में लगातार प्रभावी तरीके प्रदान करते हैं, विशेषकर व्यावसायिक संघर्ष। तो अब यहाँ पे यह है कि ये कहाँ ज़्यादा होता है, जैसे कोई व्यवसाय है या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो कुछ बना रहा है अपने पूरे पूंजी को लगाकर, तो वहाँ उसका बहुत नुकसान हो जाता है। और साहित्यिक चोरी में भी ये हो जाता है कि जो कॉपीराइट में कि कुछ लोग ऐसे विचार में परिवर्तन कर देते हैं, परिवर्तित करके उसको बेचते हैं, तो फिर वहाँ जो है उसका भी जो है एक रेपुटेशन खत्म हो जाता है। भाई लेखक है, लेखक की अपनी पहचान है, तो वो पहचान जो है उसकी जो है उसकी पहचान को वो वहाँ पे सुरक्षित नहीं रख पाता। तो कॉपीराइट सुरक्षा के लिए पात्र कार्यों की श्रेणी क्या है? भारतीय कॉपीराइट 1957 उन प्रकार के कार्यों को निर्दिष्ट करता है जो कॉपीराइट सुरक्षा के पात्र हैं। यह कोई भी मौलिक कार्य हो सकता है जिसमें साहित्यिक, संगीतिक, नाटक, कलात्मक और वास्तुशिल्प हो सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम देखें साहित्यिक कृतियों को, देखें कि कोई भी कृति हो, उपन्यास हो, कविता हो, पांडुलिपि हो, निबंध हो, ब्लॉग पोस्ट हो, सब पे जो है सुरक्षित कर सकते हैं और उसको जो है मृत्यु के बाद उस साहित्यकार के जीवित रहने के समय और उसके बाद 60 वर्ष तक वो संरक्षित रहती है। नाटक की कृतियाँ और संगीत कृतियाँ, तो जो नाटक की कृतियां हैं लेखक सॉफ्टवेयर द्वारा सुरक्षित होती है और उसके पास उसे नियंत्रित करने का विशेष अधिकार होता है, तो उनकी कृतियों का उपयोग, पुनर्वितरण, वितरण, प्रदर्शन आगे वो कर सकता है। और जैसे संगीत कृतियां हैं, तो संगीत कृतियों में भी उसको जो है उसकी प्रतियों को सुरक्षित रखते हैं। कलात्मक कृतियां होती हैं उसको भी जैसे कॉपीराइट कानून में सुरक्षित रखा जाता है। सिनेमेटोग्राफी और कानून के द्वारा दिए गए अधिकार, जैसे जो मैं आपको बता रहा था कि जितने भी अधिकार हैं उसके, वो सब जो है आपको सुरक्षित रखती हैं और उससे आपके जो सरकार है वो आपको इसके लिए आपके साथ रहती है। तो कॉपीराइट उल्लंघन के लिए उपचार क्या है? तो जहाँ पे वितरण करते हैं तो उसका अधिकार नौकरी या बिक्री के लिए नकल करता है या व्यक्तिगत व्यवसायिक लाभ के लिए वितरण करता है। साहित्यिक, कलात्मक, नाटकीय, संगीत कार्य के लिए पुनर्वितरण शामिल होता है। तो ये क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे वो करता क्यों है? वो करता यह है कि जो है वो अपना कहीं ना कहीं अपना फायदा के लिए वो ये कॉपीराइट का उल्लंघन करता है, तो वो उससे कहीं ना कहीं उससे फ़ायदे मिल जाते हैं। तो जैसे व्यवसाय में उसका हो जाएगा, साहित्यिक चोरी में जो है और कलात्मक में जो है उसको शामिल करते हैं। तो इस तरह की कई चीज़ें जब वो करता है तो उसको जो है बहुत सारे उससे लाभ हो जाते हैं, लाभ मिल जाते हैं और वो उससे फ़ायदे उठाते हैं। और जो मालिक होता है वो मालिक उसको नहीं ले पाता। तो जब उसको मालिक को तब पता चलता है बहुत समय बाद, तो वहां पे क्या होता है कि जब फिर वो उसके उल्लंघन पर बात करता है, फिर उसकी जांच करता है, फिर जाकर उसे पता चल जाता है, तो फिर वो उसको रोकने की कोशिश करता है। तो उसके उल्लंघन करने वाले से उल्लंघनकारियों के जारी रखने के लिए रोकने का वो रोका जाता है। फिर उसमें जो हानि है वो क्या है, उस हानि को पहचाना जाता है कि ये हानि है, तो उसका मुआवजा दें कि ये मेरे रेपुटेशन को इसने मेरी एक समाज में एक स्थान रहा, मेरे स्थान को इसने गलत किया है और जो जितने भी पैसे उसने कमाए हैं वो पैसे ये वापस लेने की कोशिश करता है। इनको जो नुकसान हुआ है वो नुकसानों को वापस पाने की
कोशिश करता है। और अपराध तो जैसे जुर्माना हो सकता है, जेल हो सकती है, तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती हैं कि उसको आप कैसे उसको रोका जा सकता है। तो वर्तमान में भारत में निम्नलिखित 4 कॉपीराइट सोसाइटी हैं, इसको मैं अभी बता दूं कि भारतीय रिपोर्टोग्राफी राइटर ऑर्गेनाइजेशन IRRO लेखकों के प्रकाशित है, भारतीय सिंगर्स राइटर एसोसिएशन ISRA है, और भारतीय परफॉर्मिंग राइटर्स सोसाइटी लिमिटेड है, तो IPRS है, और फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड PPL है, और रिकॉर्डर म्यूजिक परफॉर्मेंस RMPL है। तो ये जो है, ये सब जो है वो जो जहाँ पे आप कॉपीराइट को की सोसाइटियाँ हैं जो भारत में हैं, जो आपकी सहायता में हैं और आपको इससे जो है फ़ायदे मिल सकते हैं। तो अगर आप इसको पूरी तरह से, इस पूरे व्याख्यान को आप समझें तो देखिए साहित्य में किस तरह से कॉपीराइट आपकी सुरक्षा में है, क्योंकि आप आप एक अच्छे लेखक बन गए, आपने शोध किया, शोध करने के बाद आपका शोध जो है वो प्रकाशित हुआ। तो जब प्रकाशित हुआ तो आप देख रहे हैं कि आपका शोध जो है वो किसी और के नाम से प्रकाशित हो रहा है, तो फिर आप उसको रोक कैसे सकते हैं? या आपके शोध को आप सुरक्षित रखने के लिए आप जो है किस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं? तो ये जो है यही है कॉपीराइट, और उसमें आपके अधिकार क्या-क्या हैं, ये आपने देखे हैं। तो आगे आप हिंदी में जो अपना स्थान बनाएँगे हिंदी जगत में और शोध करेंगे, फिर आप बनेंगे, प्रोफ़ेसर बनेंगे और आप एक अध्यापक बनेंगे अच्छे, तो आप कई रचनाकार बनेंगे। तो आपको ये जानकारी ज़रूरी हो है कि आपके जो रचनाएँ हैं या आपका जो शोध है वो सुरक्षित रहे, और वो उस अगर नहीं है तो उसके लिए आप कौन-कौन से जो हैं आपके पास रास्ते हैं जिससे आप अपने शोध को और अपनी रचनाओं को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आशा है कि आप इसको समझे होंगे। आगे मैं रॉयल्टी भी क्या है और ये चीज़ों को और बताऊँगा। ये इसमें पूरा प्रकाशन में इससे संबंधित सब चीज़ें आपके ये 5 व्याख्यान हैं। तो चलिए अब हम कुछ प्रसिद्ध हिंदी ग्रंथ और लेखक उनके बारे में देखें। क्योंकि मैं आपसे पहले कहा था कि ये ज़रूरी है और आपको किताबों का ज्ञान रहना चाहिए, और नेट और JRF में भी इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं, तो इसको आप देखें। जैसे भाषा विज्ञान डॉक्टर भोलानाथ तिवारी है, हिंदी भाषा का इतिहास डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हैं, हिंदी भाषा का उद्गम विकास डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, भाषा विज्ञान हिंदी भाषा और लिपि डॉक्टर रामकिशोर शर्मा, हिंदी भाषा का इतिहास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, भाषा और समाज डॉक्टर रामविलास शर्मा, काव्य के रूप गुलाब राय, काव्य शास्त्र डॉक्टर भगीरथ मिश्र, साहित्य आलोचना डॉक्टर श्याम सुंदर दास, भाषा विज्ञान डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हिंदी भाषा का साहित्य डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो आप यहाँ कुछ पुस्तकों के नाम भी आपने देखे हैं और उसके राइटर्स भी देखे हैं। तो प्रकाशन से संबंधित बहुत सारी जानकारी और भी है, जैसे हमने थोड़ा सा देखा है, जैसे भारतीय प्रकाशन और उससे कॉपीराइट के संबंध में चीज़ें हमने देखी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे नियम हैं, लेकिन भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय के साथ कुछ हमारे संबंध बनाए हैं और कुछ नियम कानून बना दिए हैं, जिससे जो है हमारी चीज़ें अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाती है तो वहाँ भी सुरक्षित है, वहाँ भी हम अपने अधिकारों को पा सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे वेबसाइट से और बहुत सारे और अन्य चीज़ों से मैंने विषयों को एकत्रित किया है और उसके सूची इधर मैंने रख दिया है। तो इन सब से हमने लिया है, ये एक प्रमाणिक वेबसाइट्स हैं और बहुत सारी जानकारी यहाँ से प्रमाणिक रूप से मिली है, जिससे आप परिचित हो सकें। हमने इसका प्रयास किया है कि आपको पूरी जानकारी दे सकूं। तो आशा है कि ये व्याख्यान आपको जो है ज्ञानवर्धन किया होगा, आप इससे लाभान्वित हुए होंगे, और अगले व्याख्यान हम दोबारा मिलेंगे। तो आज का व्याख्यान ही समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।